एक डॉक्टर के पेमेंट में बढ़ोतरी के लिए जब डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तो 2 दिन में सरकार मान जाती है, लेकिन किसानों के स्ट्राइक पे आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। जब एक अधिकारियों की जो हड़ताल होती है उसमें सरकार 2 दिन में घुटने टेक देती है, लेकिन 750 किसान शहीद हो गए और अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। आज जो किसानों की स्थिति है हमारे देश में, आप देख सकते हैं किसानों के लिए जो है हमारे देश में ही एक बॉर्डर बना दिया गया है। दिल्ली जाने से रोकने के लिए एक बॉर्डर बना दिया गया है जहां पे कीलें ठोक दी गई हैं, समझे। गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। एक तरफ आपसे देश संभलता नहीं है, दूसरी तरफ आप किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र को दर्शा रहा है। अंधभक्त या फिर गोबर खाने वाले ऐतिहासिक मूर्खों से भी सवाल है मेरा, समझे, कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और मोदी जी को ही पेंशन क्यों मिलना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मैं अपने बात की शुरुआत जन कवि अदम गौंडवी की चंद लाइनों से करने वाला हूं और वो इस प्रकार है कि काजू भुने प्लेट में बिस्की गिलास में, आया है राम राज विधायक निवास में। पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहाँ के नखाश में। नखाश यानी कि बाजार, संसद बदल गई है यहाँ के नखाश में। और आखिरी बंद है कि जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में, ये बात कह रहा हूँ मैं होशो हवास में। तो आज की स्थिति से आप रूबरू हैं। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों को भारत रत्न दिया जाना और दूसरे तरफ किसानों का विरोध किया जाना, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। और एक चेहरा नहीं, कई चेहरे हैं इस सरकार के, इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। वो चाहे अर्धसैनिक बल का मामला हो जिसमें उन्हें पेंशन दिया जाना है, चाहे वह अग्निवीर का मामला हो। अग्निवीर पे तो ये सरकार बोलेगी ही नहीं, यानी कि कुल मिलाकर के इनका अत्याचार जो है वो किसानों और जवानों के लिए है, समझे। जो देश को सुरक्षित रखने में और देश के प्रगति के लिए जिम्मेवार है, उन पे सीधे टारगेट साधा जा रहा है और बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिया जा रहा है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। और एक तरफ चाइना जो है भारत पे कब्जा करते जा रहा है, भारत के बहुत सारे भूखंड पे उसने कब्जा कर लिया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश के एक बीजेपी के ही एमपी बोल रहे हैं और वो भी संसद भवन में। इस पर कोई भी पत्रकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने एक ही चीज़ नहीं, उन्होंने सैटेलाइटिक तस्वीर भी उसके लिए संसद भवन में रखा और उसके आधार पे उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे चाइना ने बहुत सारे ज़मीन पे, भारत के ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। और उसके बाद भी सरकार उस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और वहीं पे दिल्ली में किसानों के लिए जो है, किसानों को रोकने के लिए कीलें गाड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है और रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। मतलब एक प्रकार का बॉर्डर से भी बुरा स्थिति तैयार किया जा रहा है। मतलब देश के बाहर बॉर्डर से अलग, देश के अंदर में किसानों के लिए बॉर्डर बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र को दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं नीचता को दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं इनकी अधमता को दर्शाता है, समझे। और एक तरफ विकास के नाम पर कभी ये बात नहीं करेंगे, समझे। और धर्म के नाम पर जब भी आइए, विकास, रोड, ये सब का जब बात कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये आपको राम पे ले जाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाइए और वोट दीजिए भाजपा को, समझे। आप देखिए एक बार किसानों को रोकने के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे बॉर्डर पे नहीं होते हैं और ऐसी व्यवस्था दिल्ली आने से किसानों को रोकने के लिए की गई है। वाटर कैनन का प्रयोग तो आपने देखा ही है। रबर बुलेट एक किसान के डायरेक्ट आंखों में ही लग गया और उसकी स्थिति जो है आप सामने देख लीजिए, समझे। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने भी बॉर्डर हैं दिल्ली जाने के लिए, उन्हें सील कर दिया गया। और किस प्रकार से सील कर दिया गया आप सामने देख सकते हैं। जबकि हमारे अरुणाचल प्रदेश और कई जगहों पे चीन अंदर घुस रहा है, उन्हें रोकने के लिए ऐसा बॉर्डर नहीं बनाया जा रहा है। और यहाँ किसानों को रोकने के लिए एक नया बॉर्डर तैयार किया जा रहा है, एक नई बाउंड्री लाइन बनाई जा रही है। तो आप जागिए कम से कम,
समझे। अराजकता अगर इस हद तक आ गई है कि अब प्रदर्शन करना भी अपराध हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। और सरकार अगर तानाशाह हो गई तो आपकी जो आज़ादी है उसे छीन ली जाएगी और फिर आप चिल्लाते रह जाओगे, समझे। ऐसे भी अंध भक्तों को मैं दुआ करता हूँ कि इस सरस्वती पूजा के दिन में, आज के दिन में उन्हें बुद्धि मिले और कम से कम वो देख पाए उस असलियत को जिसे उनसे छिपाया जा रहा है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और उसके आधार पे किसी को अच्छा या बुरा मान लेना कहीं की इंसाफ़ी नहीं है, और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में पढ़िए और उसके बाद आप कहिए कि हाँ अच्छा है या बुरा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि किसान जो हैं कई मांगों को लेकर के आज से नहीं कई सालों से अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और उसमें से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात भी है, समझे, जिसमें एमएसपी का निर्धारण जो है सही पैमाने पर किया जाए। और साथ में आप देख पा रहे हैं कि स्वामीनाथन जी जिनके द्वारा किसानों के लिए एक रिपोर्ट लाया गया था जिसमें एमएसपी की एक निर्धारित सीमा लागू करने की बात की गई थी, और उस व्यक्ति को अभी भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक तरफ से साधना चाहती है, एक वोट बैंक तैयार करना चाहती है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं देना चाहती है जो स्वामीनाथन जी ने निर्धारित कर दिया है, जो स्वामीनाथन जी ने रास्ता सुझाया है, जो स्वामीनाथन जी ने अपने रिपोर्ट में बताया है, उसे लागू नहीं करना चाहती है। अब बताइए कि कहाँ तक ये न्याय है। और साथ ही ये भी बता दूं कि 2021 में जब किसान आंदोलन समाप्त किया गया था कुछ शर्तों पे, उसमें यह भी शर्त था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और एमएसपी के निर्धारण के लिए वो सलाह देगी। वो कमेटी आज लगभग 2 साल हो चुके हैं और एक भी सही निर्धारण कुछ नहीं कर पाई है और कोई भी रिपोर्ट उसका आज तक नहीं आ पाया। जबकि कमेटी को बनाने में ही 8 महीने लग गए, आज तक 35 बैठक हो चुके हैं कमेटी के, उसके बाद भी अभी तक किसी निष्कर्ष पर कमेटी नहीं पहुंच पाई है। अब सोचिए इसमें सरकार की लापरवाही है या किसानों की या फिर उस कमेटी की। और फिर दूसरे ओर अगर किसान अपने मांग को लेकर के दिल्ली आ रहे हैं और अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिए। ये तानाशाही रवैया कब तक चलेगा। किसी अलग चीज के लिए अगर आवाज उठाया जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये अपने अधिकार की लड़ाई है और वो अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आजाद हैं। इस बात को अच्छे से जान लीजिए। एक डॉक्टर के फीस में बढ़ोतरी के लिए, एक डॉक्टर के पेमेंट में बढ़ोतरी के लिए जब डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तो 2 दिन में सरकार मान जाती है, लेकिन किसानों के स्ट्राइक पे आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। जब एक अधिकारियों की जो हड़ताल होती है उसमें सरकार 2 दिन में घुटने टेक देती है, लेकिन 750 किसान शहीद हो गए और अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 कृषि कानून जो लाए गए थे सरकार के द्वारा, काले कानून, उनको वापस लिया गया और जो भी मशवरा, जो भी सलाह इन लोगों को दिया गया था, जिसके द्वारा इन लोगों को रोका गया था, इन लोगों को घर भेजा गया था, शांत किया गया था, वो आज तक पूरा नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार तो किसान रखते ही हैं, तो वो जा रहे हैं अधिकार अपने लेने के लिए। अब उसमें सरकार जो है हर बॉर्डर पे, वो टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह पे बॉर्डर जैसी स्थिति पनपाना, ये कहीं ना कहीं तानाशाही है और कुछ नहीं है। और सब सरकार को समझ जाना चाहिए कि किसान और जवान इस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और उन जवानों से भी मेरा अपील है जो वहाँ पर बॉर्डर पे रह करके गोलियां चला रहे हैं किसानों पे, वो भी किसी न किसी किसान के बेटे हैं, समझे। और अगर आप चला रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने ही किसी पुरखे पर चला रहे हो, अपने ही किसी बड़े बुजुर्ग पर, अपने ही किसी बाप दादा पर गोली चला रहे हो। इस बात को भूलो मत, क्योंकि अधिकतर जवान जो है, अधिकतर अर्धसैनिक बल या फिर जो पुलिस के जवान हैं, वो किसान के ही बच्चे हैं। और इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि उनका अधिकार भी उन्हें मिलना चाहिए जो किसान वहाँ जा रहे हैं दिल्ली। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ के जो जवान हैं उन पे फायरिंग नहीं करें और उन्हें शांतिपूर्ण रूप से अपने आंदोलन को करने दिया जाए।